फिर यहाँ पर देखते हैं, ये जो है आपका टी.एस. इलियट जी का है। टी.एस. इलियट का एक जो है इनका पोएम है और इसका नाम है द लव सॉन्ग, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ध्यान दीजिएगा, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये एक आपका क्या है, पोएम है। और इस पोएम के जो पोएट हैं वो कौन है, टी.एस. इलियट जी हैं, है ना। तो इसको इसके पहले एक्सप्लेन करवाया जा चुका है, इसलिए आइए यहाँ पर देखते हैं एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है। जैसे आपके एग्जाम में ऐसे सेंटेंस लिख दिया जाएगा, जैसे देखिए, लेट अस गो देन, लेट अस गो देन यू एंड आई, लेट अस गो देन यू एंड आई, when the evening, when the evening is spread out, when the evening is spread out against the sky, against the sky। और यहाँ पर एक लाइन और है, like a patient, like a patient, like a patient etherized, like a patient etherized upon a table, upon a table। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको इस तरह से एक छोटा सा पैसेज दे देंगे, एक छोटा सा, एक्चुअल में इसे स्टेंजा कहना चाहिए, है ना, एक छोटा सा स्टेंजा दे देंगे और फिर इसका आपको करना रहेगा एक्सप्लेनेशन, है ना। तो जैसे आपका स्टेंजा, लेट्स अस या लेट्स गो देन यू एंड आई, व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल। तो एक्सप्लेनेशन करने के लिए सबसे पहले आपको रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा। जैसे हिंदी में हम लोग लिखते थे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, सेम प्रोसेस यहाँ भी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, रेफरेंस, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, या बोल सकते हैं रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, नो प्रॉब्लम, डजेंट मैटर, यू कैन राइट सेपरेटली, यू कैन राइट टुगेदर, नो प्रॉब्लम। सो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो सबसे पहले आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बताना है। जैसे आप थोड़ा इसको हिंदी से रिलेट करके देखिए ज़्यादा से, जैसे हिंदी में जब पोएम आता था तो हम लोग कहते थे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फला धमा से लिया गया, है ना। इस तरह से हम ऐसे हिंदी में जैसे एक्सप्लेन करते थे, सिमिलर इंग्लिश में भी करना है। तो ये आपकी लाइन है। अब वहाँ पर ये थोड़ी दिया रहेगा, जैसे मैंने बता दिया टी.एस. इलियट द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का ही, वहाँ पर ये चीज़ नहीं रहेगा आपको। वहाँ पर आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो स्टेंजा दिया गया है ये कौन से पोएम का है ना। तो ये कौन से पोएम का है, तो यहाँ, और हाँ, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए एक उपाय है, जैसे जैसे आप थोड़ा सा जो भी स्टेंजा दिया हो थोड़ा सा उसको हिंदी में समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर लेट्स गो देन, चलो आओ चलते हैं, यू एंड आई, चलो हम तुम चलते हैं, है ना। व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, जबकि जो है शाम जो है मतलब आकाश के खिलाफ, आकाश के खिलाफ क्या हो रही थी, घनी अंधेरी हो रही थी। ध्यान देना, यहाँ पर ये लिटरेचर वाला पोर्शन जो थोड़ा मीनिंग का, यानी कि अब वो क्लास 6 वाला तो है नहीं कि आप उसके हिसाब से एक्सप्लेन करके लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, व्हेन द इवनिंग, जब शाम, इज स्प्रेड आउट, बाहर फैल रही थी, अगेंस्ट द स्काई, आसमान के खिलाफ नहीं। इसका अर्थ ऐसे आपको नहीं निकालना, इसका मतलब ये होगा मतलब शाम जो है, शाम का समय जो है बढ़ता जा रहा है, मीन्स सूरज ढल रहा है, शाम हो जा रही है ना, शाम होती जा रही है, मतलब ऐसे हिंदी में भी। तो अब जैसे आपने इतना पढ़ा तो आपके दिमाग में आएगा, अच्छा ये तो प्रूफ्रॉक जी का है, क्योंकि द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जी अपने बेलवेट को प्रपोज करने जाते थे, तो वही कहते थे चलो अब चलते हैं, जो है अब जो होगा देखा जाएगा। अब फिर ये जब आते हैं तो रास्ते में कहते हैं यार पता नहीं, वो चूँकि वो ओल्ड, ये ओल्ड में बहुत ज़्यादा थे और वो ओल्ड में कम थी, है ना, मतलब एज में वो यंग थी जिसको ये प्रपोज करने जाते थे, तो वही सब सोचते हैं। तो आपको अब यहाँ से देखो आइडिया लग गया, अच्छा मतलब दो ही लाइन के अर्थ निकालने से आपको आइडिया लग गई, ये तो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक वाले पोएम से लिया गया है
है ना। तो जैसे आपको ये चीज आइडिया लगे तुरंत आप लिखना शुरू कर दीजिए कि दीज आर लाइन्स, दीज आर, या आप यू कैन से द अबव लाइन्स, द अबव स्टेंजाज, ये जो ऊपर वाला स्टेंजा है, या यू कैन से दीज लाइन्स आर, यू कैन से दीज आर ओपनिंग लाइन्स। ये जो अब यहाँ ओपनिंग का मतलब यहाँ राइटिंग से लिया जाएगा। अब बताओ ओपनिंग का अर्थ हम लोग क्या लेते हैं? खोलना से। भाई ओपन मीन्स खोलना होता है ना, लेकिन यहाँ पर भाई इंग्लिश है, थोड़ा कुछ तो अलग ही रहेगा ना। तो दीज आर ओपनिंग लाइन्स, मतलब ये जो लाइन्स हैं, ये जो लिखी गई लाइन्स हैं, और ये लाइन्स किसकी हैं? इलियट के पोएम की हैं भाई, इलियट के ही पोएम की हैं। तो दीज आर ओपनिंग लाइन्स ऑफ इलियट पोएम्स, आप कह सकते हैं ऑफ इलियट्स पोएम। मतलब ये जो लाइन दी गई है ना, ये इलियट की पोएम की लाइन है ना। और इलियट की पोएम, और उस पोएम का नाम क्या है? तो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए कि उस पोएम का नाम क्या है भाई? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जी की ये पोएम है, लेकिन लिखा किसने है? टी.एस. इलियट ने। अच्छा, टी.एस. इलियट ने क्यों लिखा भाई? इनके बारे में, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में ये क्यों लिखे? जैसे टी.एस. इलियट ये अपने इनके पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों लिखे हैं? एक्चुअली इसका रीज़न ये है क्योंकि टी.एस. इलियट जी जो हैं, तो आइए देखिए, अब ये तो पता चल गया कि ये लाइन, अब यहाँ पर बच्चों का हो जाता दिमाग खराब। तो सिंपल सा आप ये बोल सकते हैं द अबव रिटन लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द इलियट्स पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ये आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप और आसान लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स आर रिटन बाय द इलियट, है ना, बाय द इलियट्स पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, कंपोज्ड बाय, है ना। हाँ, आप ये कर, अरे कई तरीका है लिखने का, डजेंट मैटर। तो दीज आर ओपनिंग लाइन्स ऑफ इलियट्स पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। अब तुरंत यहाँ पर जैसे रेफरेंस, तो संदर्भ में तो केवल इतना ही बताया जाता है भाई, लिखा किसने है और जो है किस पोएम से है ना। अब यहाँ किताब का नाम थोड़ा ही बताना है। उसके बाद अब जरा दिमाग लगाओ, जब वहाँ पर प्रसंग में लिखते थे, तो प्रसंग में उसके बारे में इन शार्ट यानी कि इन ब्रीफ लिख देते थे, जितना ज़्यादा ब्रीफ हो सकता था हम लोग ट्राई करते थे। तो सेम यहाँ भी कर दो ना, आप सीधा करिए ये पोएम के बारे में, ये पोएम जो है या इस लाइन में पर्सनली या इस पोएम में किसके बारे में बताया गया है। तो देखो द पोएम, मतलब ये जो पोएम है, कौन सी पोएम है? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। द पोएम इज एन, ध्यान दीजिएगा, इंटीरियर मोनोलॉग। अब यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा टर्म मिला है, इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग ऑफ एन एजिंग मैन, ऑफ एन एजिंग, है ना। और एजिंग के साथ में वो गंजा है, मीन्स सर पर बाल नहीं, इतना ज़्यादा एजड हो गया उसका, एजड हो गया, है ना। तो एजिंग एंड, और जिसके सर पर बाल ना हो मीन्स उसको बेल्ड कहते हैं। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं? गंजा, है ना, वैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेल्ड। तो बेल्ड हेडेड, मतलब उसका जो हेड है ना, उसके हेड पर बाल जो है ख़त्म हो चुके हैं। बेल्ड हेडेड पर्सन, वो बेल्ड हेडेड पर्सन है, और जिनका नाम क्या है? जिनका नाम क्या है? बोलो भाई। नेम्ड प्रूफ्रॉक। नेम, या आप पूरा नाम कह सकते हैं जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, या आप इंसर्ट कह सकते हैं नेम्ड प्रूफ्रॉक, जिनका नाम जो है प्रूफ्रॉक है ना। और जिसको प्यार हो गया है, ये भी, हु इज इन लव विद अ ब्यूटीफुल यंग लेडी, विद अ ब्यूटीफुल यंग लेडी, विद अ ब्यूटीफुल यंग लेडी। मतलब जिसको जो है एक ब्यूटीफुल यंग लेडी से क्या हो गया है? प्यार हो गया है। ये उसके बारे में, मतलब ये पोएम जो है ना, एक जो है एज्ड पर्सन, है ना, और जिनके हेड पर बाल नहीं है, ऐसे पर्सन, यानी कि एजिंग और बेल्ड हेडेड पर्सन जिसका नाम प्रूफ्रॉक है, उसके बारे में ये एक मोनोलॉग टाइप पोएम है। मोनोलॉग का मतलब सिंगल कन्वर्सेशन है,
मतलब इसमें और कोई कैरेक्टर नहीं आ रहा है, ये खुदे सोच रहे हैं भाई अब जाएं कि ना जाएं, पता नहीं मानेगी कि नहीं, पार्टी में है कहीं ठुकरा दी, मतलब सोच रहे हैं, केवल सोच रहे हैं। इसमें केवल यही बताया गया, ये सोचते ही रह गए, मतलब वहाँ गए बोले नहीं, केवल सोच रहे हैं भाई क्या करें क्या नहीं, बस इस पोएम में पूरी यही कहानी ये बिता दी है ना। तो वही कह रहे हैं कि उसके बारे में है, और हु इज मतलब जिसको, हु इज इन लव विद अ ब्यूटीफुल यंग लेडी, यहाँ ब्यूटीफुल स्पेलिंग थोड़ा FUL होगा है ना, जिसको एक ब्यूटीफुल यंग लेडी से लव हो गया है, उसके बारे में कहानी है ना। अब देखो जब ये हो गया तो भाई हम लोग क्या करें, है ना। एक्चुअल में ये हो गया, इस पोएम में बताया गया कि भाई इनको जो है ये मतलब बुढ़ापे पे इनको किसी लड़के से प्यार हो गया, सिंपल से ही बताया गया है। और ये करना क्या चाह रहा है, अब ये चाहते हैं कि प्रपोज करना चाहते हैं, तो वही आगे आप लिख दीजिए है ना। तो आगे आप कह दीजिए ही वांट्स, मतलब वो चाहता है ना, टू मेक अ प्रपोजल, टू मेक अ प्रपोजल ऑफ लव, ऑफ लव टू द, क्या हुआ, टू मेक नहीं लिखे, ओ ही वांट्स टू, नो प्रॉब्लम, इतना गलती ह्यूमन एरर है ना। तो देखिए ही वांट्स टू मेक अ प्रपोजल ऑफ लव टू द लेडी, मतलब वो लेडी के सामने वो लव का प्रपोजल रखना चाहता है तय। चलो तो ये मतलब ऐसा करना चाहता है, तो ये हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट में। देखिए अगर कॉन्टेक्स्ट में आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं, इतना भी लिख दे रहे हैं तब भी सही है, जितना डिटेल मुझे याद रहेगा लिख देंगे उतना। हाँ। और इस लेकिन यही चीज़ है, जैसे देखो एक बार अगर आप डिटेल से पढ़ते हैं एग्जाम टाइम में कुछ तो याद रहेगा है ना, कुछ याद रहेगा, कुछ भूलोगे तो धीरे धीरे सब घुमा फिरा कर लिखना तो है ही। अब सुनो इसको, ये क्या करना चाहता है, ही वांट्स टू मेक अ प्रपोजल ऑफ लव टू द लेडी, वो उस लेडी के सामने प्यार का प्रस्ताव, लव का प्रस्ताव रखना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बट ही हैज नॉट, बट ही हैज नॉट करेज, बट ही हैज नॉट करेज है ना, करेज टू डू सो, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए साहस नहीं है, उसकी ऐसी हिम्मत नहीं, मतलब वो ऐसा नहीं, ऐसा मतलब चाहता तो है लेकिन जो है उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं है ना। और उसकी पर्सनालिटी, अब जब ये सोच रहा है तो इस समय जो है यानी कि ऐसा सोचते समय उसकी जो पर्सनालिटी व्यूज हैं, उसकी जो थिंकिंग है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है ना, उसकी थिंकिंग दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, एक रोमांटिक सेल्फ में डिवाइड हो रहा है। अब इसको हम थोड़ा लिखकर थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहे हैं है ना। रोमांटिक सेल्फ, एक उसकी जो थिंकिंग है एक रोमांटिक सेल्फ में डिवाइड हो रहा है और एक रियलिस्टिक में सेल्फ में डिवाइड हो जा रहा है ना। जैसे अभी किसी से के सामने कोई सपोज कर लो, या कोई भी पर्सन, आजकल तो मूवी वगैरह में सब दिखाया जाता है, बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं मूवी देखकर, सब एक से एक पैदा हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इनका जो मतलब क्या है, ये जो इस प्रकार का जो व्यूज है, जो थिंकिंग है, ये दो पार्ट में, एक रोमांटिक में एक रियलिस्टिक में। अब रोमांटिक क्या कहता है, यहाँ भी ये भी बताया गया, रोमांटिक कहता है कि तुम हिम्मत जताओ और जाओ, लव का प्रपोजल रख दो, जो होगा देखा जाएगा। और इनका जो रियलिस्टिक कह रहा है, रियलिस्टिक का मतलब दो माइंड होता है ना, एक कहता है जाऊं, दूसरा कहता है ना जाओ, एक कहता है यार पता नहीं माने, दूसरा कहता है जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो वही रोमांटिक सेल्फ, तो वो तो हमेशा मजा ही लेना चाहता है, मतलब जो एक होता है ना एकदम हमेशा उसे मस्ती चाहिए होता है। और इनका रियलिस्टिक सेल्फ कहता है कि इस बात को ना फिर कभी कर लेना, इस बात को क्या कर दो, पोस्टपोन कर दो। मीन्स रियलिस्टिक सेल्फ इनकरेज हिम टू पोस्टपोन द प्रपोजल ऑफ लव। रियलिस्टिक सेल्फ कहता है कि तुम भाई अपने ये जो लव के प्रपोजल है ना इसको पोस्टपोन कर दो, फिर कभी करना, अभी मामला खराब जाएगा। और इनका रोमांटिक सेल्फ कहता है कि रोमांटिक सेल्फ सेज इनकरेज हिम टू मेक अ प्रपोजल ऑफ लव है ना टू द लेडी, कि आप उस लेडी के पास लव का प्रपोजल रखो। डन है ना। तो ये आपका हो जाएगा रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट में। समझ में आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हाँ, लेकिन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सप्लेनेशन भी में भी वो चीज़ होती है आपका, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। यहाँ फिर भी ठीक है, कभी कभी एक ही लाइन दे दिया जाता है
और एक लाइन दे दिया जाता है। अगर जरा सा आपने गलती किया, मान लो आपने लिख दिया नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, अब पूरी कहानी आप किस पर लिखेंगे? नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पर लिखेंगे। मतलब अगर आपका यही रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट गलत तो पूरा गलत है, ये एकदम पक्का मानकर चलो। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से आइडिया लगाया कि ये तो भाई इलियड की पोएम द लव सॉन्ग आप जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक से लिया है, आपने पूरा इसी बेस पर एक्सप्लेन कर दे। अब गलती से आपने मान लिया ये जो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, तो क्या हुआ? आप वो बिच्छू वाली कहानी लिखेंगे पूरा, और एग्जामिनर देखते ही तुरंत समझ जाएगा, आगे नहीं देखेगा, यहीं से देखते ही समझ जाएगा कि बच्चा जो है पढ़ा नहीं है, ये हवा हवा ही में। तुरंत वहाँ पर जो है, जो लोग कहते हैं 1-2 नंबर, कुछ नहीं मिलेगा फिर, नहीं मिला, क्योंकि यहीं से आपने मेन गलती यहीं से कर दिया है ना। अब यहाँ जैसे इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, तो एक्सप्लेनेशन ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन सब आपको, लेकिन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट थोड़ा लिखकर बता दिए ताकि ये चीज़ माइंड में सेट रहे। जैसे एक्सप्लेनेशन में आप कह सकते हैं, इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में रोमांटिक साइड ऑफ द प्रूफ्रॉक्स पर्सनालिटी या प्रूफ्रॉक्स थॉट्स पर्पजेज हिज रियलिस्टिक साइड टू मेक आ जर्नी टू प्लेस ऑफ प्रूफ्रॉक। मतलब इसमें जो है उनका जो रोमांटिक साइड है प्रूफ्रॉक का, है ना, वो जो है प्रपोज करने के लिए कहता है, बट रियलिस्टिक साइड टू मेक अ जर्नी टू प्लेस। लेकिन रियलिस्टिक साइड कहता है कि भाई देखो अभी बहुत टाइम है ना, इस बात को, इस विचार को पोस्टपोन कर दो, बाद में फिर कभी प्रपोज कर देना, लेकिन अभी मत करो, है ना, अभी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर दूसरा नंबर, ये इस प्रकार का जो मेंटल है, मेंटल मतलब मेंटल व्यूज हैं, उसका जो मानसिक विचार है, जो उसके माइंड में इस प्रकार के मेंटालिटी बनी हुई है। अब मेंटालिटी क्या बनी हुई है, वो इनकी पूरी की पूरी मेंटालिटी 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, और उसमें विजय कौन पाता है? अभी के लिए जो विजय पाता है वो पाता है मतलब सोचने में एक प्रकार से रोमांटिक सेल्फ। वो कहता है लेट्स गो देन, चलो अब चलते हैं। वो कहता है चलो अब चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, चलो और अब चलते हैं, है ना। इन द इवनिंग, शाम हो जा रही है, आकाश मतलब आकाश जो सूरज है ढल रहा है, शाम होती जा रही है, अब चलो नहीं तो बहुत अंधेरा हो जाएगा, है ना। और ये जो जर्नी का टाइम है ना, जो प्रपोज करने का टाइम जो माइंड में आया है, अंधेरा हो जाएगा तो मतलब टाइम ख़त्म हो जाएगा, है ना। और इस प्रकार प्रूफ रॉक का माइंड जो है मतलब इवनिंग की टाइम को पिक्चर में, इवनिंग के समय को एक माइंड में लेते हुए उसी का एक्सप्लेन, और कहता है लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। और वो आगे कहता है कि देखो जैसे मतलब तुम्हारा जो ये जो पेशेंट है ना, जैसे एक ऑपरेशन टेबल पर रखा हो, है ना, ये जो पेशेंट है, ये जो अनकॉन्शियस हो जा रहा है, तुम्हारा मन इतना ज़्यादा बेतुकापन उतावला हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ना, यही सब इसमें बताया गया। ये चीज़ आपको देखिए, एक्सप्लेनेशन आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप किसी पोएम को जितना अच्छे से पढ़े रहेंगे। लोग कहते हैं हमने, या आप ही लोग देखो, तुरंत जब कोई टीचर पढ़ाता है तुरंत कहते हो एक्सप्लेनेशन हम कर लेंगे, किताब से पढ़ लेंगे। बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, सारे लोग पढ़ सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है ना, एक बार एक्सप्लेनेशन किसी भी टीचर से पढ़ लो, कोई भी पढ़ा दे, देखो कोई पढ़ाएगा ना भाई, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है तभी आपको पढ़ा रहा है, कैपेसिटी है तभी तो कुछ ना कुछ कुल मिलाकर पढ़ाने का मतलब माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे आप एक लाइन से लेट्स गो एंड देन, तो पूरा सेट हो गया है। एक चीज़ और है, जब कोई पढ़ाता है ना तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा पाता है, 1 घंटे में वो कम पढ़ा पाया, लेकिन जब हम लोग खुद पढ़ते हैं 1 घंटे में 2-3 लेसन ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जैसे 1 घंटे में 2-3 लेसन ख़त्म करते हैं, और वैसे 2-4 दिन के बाद में तो वो केवल कहानी समझ में आती है, और अगर उसका सेंटेंस कहीं नज़र आ जाएगा ना तो हम यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से पोएम का है, तो समस्या ये हो जाती है। इतना क्लियर हुआ ना। तो इस तरह से आइए इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लिया जाए। मतलब ऐसे जो है आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना रहेगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, दूसरे नंबर पर आपको क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन। दूसरे नंबर पर आपको लिखना है एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन का मतलब आपको एक्सप्लेन करना है, उसका मीनिंग नहीं लिखना है, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। और तीसरे नंबर पर आपको जो है यहाँ पर कमेंट्स करना है ना। अब ये नहीं कमेंट्स कि हाँ बहुत और अच्छा, ऐसा मत लिखो,
है ना। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ऐसी टाइप की पोएम मत लिखो, समाज पर गलत प्रभाव हो जाता है, ये कमेंट्स नहीं करना है। हाँ वो तू कल वही कर देंगे ना। यहाँ पर कमेंट्स करना है आपको, क्रिटिकल कमेंट्स करना है ना। और क्रिटिकल कमेंट्स का मतलब ये होता है, क्रिटिकल कमेंट्स का मतलब ये होता है कि इन्हीं, मतलब ये जो लाइन दिया गया है चारों, इन्हीं चारों में से मेन पॉइंट्स को लिखना है आपको। अपना वो नहीं डालना है, नहीं तो सनी देओल बन जाओ, तुम ऐसी कविता क्यों लिखते हो, एकदम जज को उठाकर फेंक दो, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। क्रिटिकल कमेंट्स का मतलब एक प्रकार से यहाँ पर इसका आप यहाँ पर ये भी हेडिंग बना सकते हैं, नोट्स लिखना है। नोट्स का मतलब आप कुछ पॉइंट के बारे में बता दो, शार्ट के बारे में बता दो, जैसे आप वो बता दो इसमें जो लाइन जो है ना, यू और जो आई है, यू एंड आई, ये जो दो है, ये जो सबसे पहली लाइन में ये किसके लिए आया है ना। यू और आई, ये जो है यू का मतलब ये आपका जो उनके मेंटल थॉट्स था, दो पार्ट में डिवाइड हुआ था ना, तो यू एंड आई जो आया है वो आया है रोमांटिक सेल्फ के लिए, है ना, और एक रियलिस्टिक सेल्फ के लिए आया। भाई इनका जो थॉट्स था दो पार्ट में डिवाइड हुआ था ना, तो वही एक का नाम इन्होंने दिया है यू और एक का नाम दिया है इन्होंने आई। तो आपको यही लिखना है कि ऑन हेयर, आई खुद के लिए रोमांटिक के लिए और यू उसके लिए, आपको ये लिखना है। आपको यहाँ क्या लिखना है, द यू एंड आई इन द फर्स्ट लाइन। एक लाइन करवा दें, थोड़ा आइडिया रहेगा ना। इन द फर्स्ट लाइन मतलब पहली लाइन में जो यू है जो आई है, जो पहली लाइन में जो यू है और जो आई है ना, ये क्या स्टैंड करता है, तो स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या होता है ना, स्टैंड फॉर का मतलब है ना। फर्स्ट लाइन, स्टैंड फॉर टू सेल्फ्स ऑफ प्रूफ्रॉक्स थॉट्स, स्टैंड्स फॉर टू सेल्फ्स ऑफ प्रूफ्रॉक्स थॉट्स, ऐसे आप कह सकते हैं। मतलब इन जो प्रूफ्रॉक्स का जो थॉट्स है, जो विचार है, जो उनका आइडियाज है, जब वो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है तो उसके लिए आया है, यू एंड आई आया है ना, उसके लिए आया है। और यहाँ पर यू का मतलब एक्चुअल में है रोमांटिक सेल्फ है ना, और आई का मतलब जो खुद वो, जैसे यू, अब भाई इनके अंदर है, इनको पता है यार हम बुढ़े हैं, वो मानेगी तो है नहीं, है ना, इनको पता है, क्योंकि मोनोलॉग है ना, ये खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही मतलब ऐसा है, तो इनको पता है। तो वही चीज़ मतलब इनका जो यू वाला पोर्शन है वो कहता है भाई देखो समस्या हो जाएगी, रोमांटिक सेल्फ वाला है, और इनका जो आई वाला है वो रोमांटिक सेल्फ वाला नहीं, वो खुद वाला है कि देखो यार मैं ऐसा हूँ, बहुत ज़्यादा एज, सर पर बाल भी नहीं, वो सुंदर है, अभी जवान है, हम एकदम बुढ़े हो गए हैं, ये सब। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। इस तरह के यहाँ कमेंट्स आपको बताना है ना। अब वहाँ कमेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब वो वाला नहीं। चलो ये चीज़ हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन करवाते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ना।